हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जर्नी में। ये जर्नी है एक इन्वेस्टर बनने की और इस जर्नी में हम लगभग 3 हफ्ते आगे बढ़ चुके हैं और 3 हफ्ते में हमने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जो हमें अब थोड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा दैट वी आर जनरेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट ऑन आवर पोर्टफोलियो, जिसमें हमारे पास कैश पोजीशन अभी भी काफी ज्यादा है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, फिर भी इंक्रीमेंटली हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। उसके पीछे के हमारे सोर्सेज क्या है, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे, उन पे बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ उनके ऊपर में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑफ योर्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड, विच इज एपिसोड नंबर 4। आज की तारीख है 22 नवंबर और पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग वीकली परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट को डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हुई, कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया बुरा किया, कौन से स्टॉक्स ने अच्छा किया बुरा किया, उनके ऊपर में हम राय मशवरा यहाँ पे करेंगे। हमें पिछले हफ्ते टोटल 4 ही ट्रेडिंग सेशंस मिले थे। अगर हम देखें तो मंडे को छुट्टी थी, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4 ट्रेडिंग सेशंस हमें मिले थे। इसके अलावा मुहूर्त ट्रेडिंग का भी एक दिन एडिशनल था जो हमको एक, मैं कह सकता हूं, रेगुलर डे से अलग था, तो उसका डेटा 17 में क्लब किया हुआ है, जो कि एनएससी बीएससी सारी वेबसाइट्स पे वैसे ही क्लब्ड है। सो सेगमेंट नंबर 1 पे हम लोग 4 ट्रेडिंग सेशंस में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। सेगमेंट नंबर 2 में हमारा भाई प्यारा सा पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं, मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें कई सारे हमने डिसीजन लिए हैं पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में। उनमें अभी क्या हलचल हो रही है, कहां हम पैसे कमा रहे हैं और कहां हम गवा रहे हैं, एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर गोइंग नेक्स्ट वीक या फॉरवर्ड की क्या स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। एंड फाइनली वी हैव सेगमेंट नंबर 3, जहां पे आज कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नया मैं आपको सिखा करके जरूर जाऊंगा। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्किट्स, आज हम बात करने वाले अबाउट लोअर सर्किट्स, जिसमें फ्री फ्लोट का क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। सो फ्री फ्लोट एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, समझाऊंगा आपको एकेडमिकली एज वेल एज उसकी इंपॉर्टेंस इन द इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेगमेंट नंबर 1, जहां पे वीकली परफॉर्मेंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं हमारे निफ्टी की। ये निफ्टी 50 में हमें 4 ट्रेडिंग सेशंस मिले थे, जो कि आप देख सकते हैं 17, 18, 19 और 20, और जिसमें अगर आप देखेंगे तो OHLC डेटा क्लियरली ये बता रहा है दैट काफी अच्छा रहा ये हफ्ता भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और हमारा ओवरऑल निफ्टी बढ़ा है 1.09% से, विच आई थिंक इज कंसिडरेबल। इसमें हमें 3 दिन एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली और एक दिन नेगेटिव था, विच वॉज -1.29%, तो वो निफ्टी में एक नेगेटिव पॉइंट था। बट एक खराब बात मुझे ये लग रही है दैट निफ्टी के ऊपर में सब लोग ये बात जरूर कर रहे हैं दैट निफ्टी काफी ज्यादा तेज है और एक लाइफ हाई को टच कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे में वीक का एंड हुआ एक लोअर नोट पे। आप देख सकते हैं 20 तारीख का जो लो था वही इस वीक का भी लो रहा, तो वो जरा थोड़ा सा टेंशन देता जरूर है, बट आई डोंट थिंक कि वो एक हफ्ते में सिचुएशन कुछ बहुत ज्यादा बदल जाएगी। हाँ जरूर, अगर ऐसे में किसी की भी पोजीशंस है जहां पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने चाहिए। मार्केट एक लाइफ हाई पे है और लाइफ हाई पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑफ प्लॉइंग दैट प्रॉफिट और एक करेक्शन मोड से बचने का। सो अगेन दैट्स योर कॉल, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आई थिंक मार्केट एक हाई पॉइंट पे है एंड इस हाई पॉइंट पे अब तेजी भी देखिए धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 3 हफ्ते मुझे जैसे याद है निफ्टी सबसे ज्यादा बढ़ा था इससे 2 हफ्ते पहले, फिर 1 हफ्ते पहले वाला जो डेटा था वो भी निफ्टी बढ़ा रहा था लेकिन निफ्टी कम बढ़ा था, और इस बार निफ्टी की ग्रोथ लगभग फ्लैट होने जा रही है, 1% की ग्रोथ है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक शायद निफ्टी की यहाँ पे ग्रोथ फ्लैट हो जाएगी या फिर नेगेटिव भी हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की जो ये चाल है वीकली बेसिस पे ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, एंड दैट can cause a little bit of worry for those who are afraid of corrections। हमारे लिए तो देखो corrections are opportunities, और इसीलिए पोर्टफोलियो में जबरदस्त कैश रखा हुआ है, वो काम आएगा। थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि अब मेरी यहां से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो हमें 4 में से 3 पॉजिटिव क्लोजिंग मिली थी, एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी 2.71% से बढ़ा है। एंड लेट मी टेल यू, जो निफ्टी में सबसे ज्यादा पैसे कमा करके दिया स्टॉक इस वीक में वो भी एक बैंक ही थी, कोटक महिंद्रा बैंक इज वन ऑफ दैट बैंक। क्लियर है, तो ये भी बैंक निफ्टी का भी डेटा लगभग वैसा ही दिख रहा है। अगेन 20 तारीख का जो क्लोजिंग था वो इस पूरे वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट रहा, क्लोजिंग नहीं एक्चुअली, जो इसका लो पॉइंट था वो सबसे लो पॉइंट रहा। तो ये भी एक अगेन अंदाजा दे रहा है दैट वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स अ करेक्शन। माइट भी बोल रहा हूं, मे बी, शैल बी, ये सब नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं हो सकता है, ठीक है, मे बी या माइट भी चलेगा, शैल भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सो ये चीज पे प्लीज ध्यान दीजिएगा।
करेक्शन होना पॉसिबल है क्योंकि हम ऑलरेडी एक लाइफ हाई पे हैं, तो हल्की फुल्की करेक्शन हो सकती है, या हो सकती है करेक्शन 1-2 हफ्ते और यहां से एक्सटेंड हो जाए। नंदलेस बैंक निफ्टी की भी जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हुई है। सबसे ज्यादा तेज 2 हफ्ते पहले थी, फिर 1 हफ्ते पहले कुछ कम हुआ और अभी और कम हो गया है। ये अगेन ये भी मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है फ्लैट या नेगेटिव आपको देखने को मिल जाए। सो कुछ भी पॉसिबल है। ये है अपना बैंक निफ्टी के ऊपर में राय। नेक्स्ट अप इज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में एयर ट्रांसपोर्ट और सैनिटरी वेयर। सैनिटरी वेयर काफी हद तक यहां पे एक परमानेंट नाम हो चुका है, काफी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और रेलवेज है। आईआरसीटीसी पॉसिबली बिकॉज उनकी कई ट्रेनें अभी सस्पेंड हुई हैं उस सेंस पे कि प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, सो वो कारण एक हो सकता है। इसके अलावा निफ्टी के स्टॉक में बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक डिड वेरी गुड और इस हफ्ते में 6.98% से कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ा। आईसीआईसीआई बैंक वहीं पे वर्स्ट स्टॉक रहा, निफ्टी में -1.07 का यहां पे आपको रिटर्न देखने को मिला ऑन वीकली बेसिस। सो ये था अपना सेगमेंट नंबर 1 जिसमें हम लोग राय मशवरा कर रहे थे एज टू इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 4 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में क्या क्या हुआ है। अब हम आते हैं अपने राज दुलारे अपने जबरदस्त मॉडल पोर्टफोलियो की ओर, और मॉडल पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहले मॉडल पोर्टफोलियो के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बार बार बता रहा हूं यहां पे कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने शुरुआत की थी 5 लाख रुपए के साथ में, जो कि कैश में हमने इमेजिन किया था हमारे पास है। इसके अलावा हर क्वार्टर के बिगनिंग में हमारे पास 1 लाख रुपीस का एक इनफ्लो आएगा, ये हम इमेजिन करें, एंड द नेक्स्ट इनफ्लो दैट इज गोइंग टू कम अप इज ऑन 1 जनवरी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने में जरा सा भी हिचकूंगा नहीं कि ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है और यहां पे एक्चुअल पोर्टफोलियो आप ना बनाएं तो बेहतर होगा। डोंट ट्राई टू मिमिक मी, डोंट ट्राई टू मिमिक वॉट एवर इज बीइंग सेड हियर। अपनी खुद की बुद्धि लगाइए, खुद का रिसर्च कीजिए, किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की राय लीजिए। आई थिंक वो आपके लिए बेटर होगा। एंड अगर आपने कहीं देख करके या इन्फ्लुएंस होकर के कोई पोर्टफोलियो बनाया भी है अपना, तो उस पोर्टफोलियो की जिम्मेवारी आप ही लीजिए। प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी होते हैं वो आपके हैं, एंड आई होप कि आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जब भी हम कोई भी स्टॉक को डिस्कस करते हैं, कॉशन मोड जरूर आपको फ्लैश करते हुए दिखना है स्क्रीन पे, जो आपको हर मौके पे ये रिमाइंड करेगा कि हम यहाँ एकेडमिकली स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे स्टॉक्स डिस्कस नहीं हो रहे हैं। Got the point? So ये है अपने रूल्स एंड कंडीशंस, और अब अपने आते हैं मॉडल पोर्टफोलियो के अभी के करंट हिसाब किताब में। तो देखो हमारा पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था 5 लाख से 3 हफ्ते पहले, और अभी हम पहुंच गए हैं लगभग 5,14,000 के आसपास में। सो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ गेन, 2.88% का ये गेन आ रहा है हमारा 3 हफ्ते में। बट अगेन मैं एज यूजुअल यही बोलूंगा कि इस गेन के लिए ना ज्यादा चौड़ में नहीं आएंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो ये पोर्टफोलियो के गेन्स बचने नहीं वाले। सो ये हमारे लिए एक बंकर का आयोजन हुआ है, सो दैट कभी लॉसेस होंगे, करेक्शन होगा तो हम बच जाएंगे, शायद हम लॉसेस बियर ना करें। सो ये अभी वही तैयारी हुआ है। इस प्रॉफिट के लिए ज्यादा एक्साइटेड होने की दरकार नहीं है। बात बाकी आप सभी कम्युनिटी है, मुझे मालूम है सब लोग काफी अप्रिशिएट करेंगे कि हमने जितने भी यहां पे कॉल्स लिए थे मॉडल पोर्टफोलियो के लिए, आप सभी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर ग्रीन में, यानी कि द कॉल्स दैट वी टुक फॉर मॉडल पोर्टफोलियो ज्यादातर अच्छे कॉल्स रहे हैं। हाँ, ये भी बात मानते हैं कि बाजार का भी काफी सपोर्ट रहा है, बाजार काफी तेज रहा है, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज इन ग्रीन। बट मुझे खराब लग रहा है पर्टिकुलरली फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्यों खराब लग रहा है, एक बार उस पर बात करते हैं। देखो आप सबको पता है मार्केट नॉन स्टॉप हाई पे हाई रजिस्टर किया है। इनफैक्ट लास्ट वीक तो पूरा हाई ही मार्केट चल रहा था, बट इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ गड़बड़ हो रही है। 2000 का घर जैसे कि एक क्रॉस करने को मानता ही नहीं है। इसके अलावा आई थिंक फ्राइडे वाले सेशन में रिलायंस की खूब पिटाई और हो गई, 4% के आसपास में रिलायंस की पिटाई हुई फ्राइडे के दिन। नाउ दिस कॉजेज अ लिटिल बिट ऑफ वरी इन माय माइंड। रिलायंस बीइंग द नंबर 1 स्टॉक ऑफ इंडिया, ऐसे में अगर निफ्टी बढ़ रहा है और रिलायंस नहीं बढ़ रहा है तो इसके 2 मायने यहां पे निकल रहे हैं। पहला मायने, या तो निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा ऊपर, क्योंकि निफ्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा रीजनेबिलिटी से ज्यादा लग भी रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत तेजी से निफ्टी बढ़ा है। और इसके अलावा रिलायंस में ये लग रहा है कि हो सकता है रिलायंस पे एक नेगेटिव यहां पे न्यूज हो जो कि हमें पता भी ना हो इसके बारे में। बट टॉकिंग ऑफ अ नेगेटिव न्यूज, तो मुझे पॉजिटिव न्यूज जरूर शेयर करनी चाहिए रिलायंस की। वो ये है कि इनका जो फ्यूचर ग्रुप के साथ में मर्जर वाला बात था उस पे सीसीआई का इनको अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि हरी झंडी अब मिल गई है। एंड सून यू विल सी दैट बिग बाजार जितने भी है वो शायद जियो मार्ट में कन्वर्ट होते दिखेंगे। सो दैट्स अ रियली वंडरफुल
वंडरफुल न्यूज और आई डोंट रियली नो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों नेगेटिव टेरिटरी में डील कर रहा है। नॉनदलेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के बाद तक अभी तक हमारा 6% का यहां पे लॉस चल रहा है एंड वी हैव डिसाइडेड नॉट टू एवरेज एनी मोर। यहां पे हमारा ऑलरेडी 40,500 रुपए के आसपास का एक्सपोजर है, सो वी आर नॉट गोइंग टू एनहांस अवर एक्सपोजर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज और एटलीस्ट वेट फॉर इवन मोर करेक्शन। ठीक है, तो रिलायंस पे हम लोग यहां पे फिलहाल कोई भी आगे डिसीजन नहीं ले रहे हैं। इट्स अ गुड स्टॉक, सो वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। इसके अलावा जीएमएम पॉडलर, मैंने कहा था ये तरीके का स्टॉक तो है बट नाउ इट हैज स्टार्टेड रनिंग। क्लियर है, अभी जीएमएम पॉडलर में कुछ भी नहीं हो रहा था एंड सडनली एक दिन ये अपर सर्किट पे बंद हुआ। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है दैट अब लोगों ने पुरानी बातें भुला दी हैं, जो इसका ओएफएस आया था आज से 1-1.5 महीने पहले, और अब लोग शायद आई कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वार्टर। जीएमएम पॉडलर का जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है वो कंपनी के मैनेजमेंट के अनुसार कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी प्रेजेंट करेगी। यानी कि जीएमएम पॉडलर जो आज तक 600-650 करोड़ रुपए का टर्नओवर सालाना दिखाते थे, अब सडनली 2000 से ऊपर टर्नओवर दिखाने वाले हैं। सर्टेनली इसके पी रेशियोज पे भी इंपैक्ट आने वाला है, जिसे हम अकेडमिकली बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग ईपीएस, तो वो यहां पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक उस वजह से जीएमएम पॉडलर जो अभी सबको एक्सपेंसिव लग रहा है, हो सकता है वो अचानक लोगों को रीजनेबल या फिर चीप भी लगने लग जाए। सो दैट माइट हैपन। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कंसोलिडेशन जो इन्होंने पेरेंट को अक्वायर करके ये काम किया था, एंड उस वजह से शायद हल्का सा यहां स्पार्क है, बट अगेन मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। भले ही ये अभी भी हमारे टारगेट प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक यहां पे और एडिशन करना खतरे से खाली नहीं है। सो जीएमएम पॉडलर में कोई खतरा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जो पोजीशन हमारी है उसी पे स्टिक रहेंगे। करंटली वी आर मेकिंग अबाउट 7% है। दीपक नाइट्राइट, फैंटास्टिक स्टॉक। माफ कीजिएगा, सॉरी। दीपक नाइट्राइट में हमारे 35,000 रुपए इन्वेस्टेड थे, डूइंग रियली वेल एंड राइट नाउ वी आर मेकिंग 14.25%। पिछले एक हफ्ते में दीपक नाइट्राइट हल्का सा करेक्ट हुआ है, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ वरी। मैंने आपको सबको पहले ही ये ऐलान किया था कि हम एंटर किए हैं 705-710 के आसपास में एंड 900 पे हम एग्जिट करेंगे स्टॉक से। सो वी आर वेटिंग विथ अवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि 900 कब आता है दीपक नाइट्राइट में और हम यहां से निकलें, अपनी प्रॉफिट्स बुक करें। सो आई एम स्टिल स्टिक टू दैट आइडिया। कोफोर्ज वाज अ ब्रिलियंट पिक, आई थिंक बहुत अच्छे प्राइस पे हमने इसको पिक किया है एंड आई थिंक यहाँ पे अब स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है। 7% इज अवर करंट प्रॉफिट्स एंड आई थिंक यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ने को है। एंड कोफोर्ज टिपिकली सब बोल रहे हैं आईटी में करेक्शन हुआ, हमने इसको करेक्शन के टाइम पे ही पकड़ा है एंड नाउ आई थिंक वो वापस जो रिवाइवल होगा उस पर हमको इसमें कुछ फायदा देखने को मिलेगा। विनती ऑर्गेनिक्स, आई एम नॉट जस्ट श्योर। विनती ऑर्गेनिक्स पे हमने इनफैक्ट लास्ट हफ्ते बात भी की थी दैट वी वांट टू मेक मोर हियर, वी वांट टू ऐड मोर, बट अनफॉर्चुनेटली विनती ऑर्गेनिक्स हमें मिला नहीं, इतना करेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद में 1060 का लेवल हमने बताया था कि आएगा तो हम लेंगे, बट वो आया ही नहीं। नॉनदलेस वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू 40 स्टॉक्स इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, नॉट एक्चुअल पोर्टफोलियो, और कॉशन मोड में डालना आज भूल गया था, माफ कीजिए उसके लिए। तो यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स जो है वहां पे अपने को फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है टू द ट्यून ऑफ 3%। विनती पता नहीं, लेकिन यहां से अगर चला तो अच्छा ही चलेगा एंड आई एम स्टिल वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट हियर। हनीवेल ऑटोमेशन, दिस इज वन सच स्टॉक जो कि हमारा बहुत ही कन्विक्शन के साथ में एक कॉल था। हमने एक स्टॉक यहाँ पे उठाया था और एक स्टॉक और लेने की बात थी कि थोड़ा करेक्शन होगा तो और लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी करेक्शन हुई नहीं। हनीवेल ऑटोमेशन डिड रियली वेल एंड मुझे ये लगता है 32-33 हजार के लेवल शायद यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। करंटली वी आर स्टैंडिंग एट अबाउट 8.58%। अगेन यहाँ पे भी 20% के आसपास का प्रॉफिट मैं सोच रहा हूं हमें मिल सकता है। अब हनीवेल जैसे स्टॉक, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक, विनती ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स, इन सब में देखो है ये मल्टी बैगर्स, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो गजब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप यहाँ पैसा लगा करके छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो आपका काम हो गया, आपको और कुछ नहीं करना। बट फिर भी ऐसे में भी मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि सर हमें मल्टी बैगर्स जो है ना, जो 10 बैगर्स 20 बैगर्स हैं, वो सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट दैट्स अ रियली लॉन्ग टर्म प्ले। और लॉन्ग टर्म प्ले खेलने की जगह हम शॉर्ट टर्म प्ले में अपने बीच बीच में प्रॉफिट्स निकालना जरूर चाहेंगे, बिकॉज जब मार्केट करेक्ट होता है और उस समय आपके पास में लिक्विडिटी होती है तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस चीज को हमने कोविड में सीखा है और कोविड के लेसन्स को यहां पे भी प्रैक्टिस में लाएंगे। फिलहाल हमारे पास कैश पोजीशन लगभग 2.25 लाख रुपए है, सो आई थिंक अभी प्रॉफिट बुकिंग इतनी भी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, इसलिए कोई प्रॉफिट के टारगेट्स फिलहाल नहीं है।
नेक्स्ट अप इज अतुल, रियली डिड वेल, लगभग 10% हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, ब्रिटानिया में 4.25-4.5%, एंड जेबी केमिकल्स जो हमने लास्ट वीक उठाया था, लास्ट वीक हमने बोला था कि इसको उठाएंगे जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे ये हमें मिल गया। करंटली वी आर मेकिंग अबाउट 1.27%, नॉट रियली श्योर कि हम यहाँ पे और कितना जल्दी प्रॉफिट बना सकते हैं, बट यस लॉन्ग टर्म में जेबी केमिकल्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोरी। फार्मा में एक वंडरफुल स्पेस है एंड राइट नाउ आई थिंक इनमें काफी सारे डेवलपमेंट्स और होंगे, सो लॉन्ग टर्म में भी जेबी केमिकल्स इज अ वेरी गुड पिक। सो दैट इज ऑल about our portfolio which has now reached to a level of 514,398, लगभग 14,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, and we are still holding on to more than 40% of cash. Now comes our story for the next week. अब next week के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखो नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी टारगेट्स में आ रहा है, अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट हम नहीं लेंगे। इसके अलावा टारगेट्स में आरती ड्रग्स जैसी कंपनी भी आ रही है, बट मुझे आरती ड्रग्स पर्सनली थोड़ी सी ज्यादा रिस्की लगती है, क्योंकि वहां पे सर्किट्स लग जाते हैं या फिर में वहां वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए मैं इस फोरम पे आरती ड्रग्स रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आरती ड्रग्स है। इसके अलावा और एक दो अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा हाई है, एंड ज्यादातर स्टॉक्स में जो हमारे बार्गेन प्राइस का हम वेट करते हैं वो शायद वेट और करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टॉक्स चल पड़े हैं, कुछ दिन पहले माइंड ट्री और एचसीएल के लिए भी मुझे लग रहा था कि शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट उनमें उतना बार्गेन आया नहीं जिस बार्गेन को मैं ढूंढ रहा था। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक विदाउट अ बार्गेन कोई भी प्राइस पे बाई करना कोई पॉइंट नहीं बनता है। हम तो भैया कंजूस खिलाड़ी हैं और कंजूस आदमी कंजूसी दिखाएगा ही दिखाएगा। सो अनलेस माई प्राइस कम्स, मैं कुछ भी यहाँ पे उठाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। सो यस, ये कहा जा सकता है कि जो पोर्टफोलियो हमारा है वही रहेगा। अब हम बस यही देखना चाहते हैं व्हाट इज द स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। सो ये है अपना ओवरऑल स्टोरी, एंड आई थिंक कॉशन मोड का काम हो गया, एंड नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फ्लोट। तो देखो फ्री फ्लोट क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो पॉसिबली आप शायद ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानते हो, तो जरा ध्यान से सुनो। फ्री फ्लोट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये कहता है कि भले ही कंपनी के पास में शेयर्स दुनिया भर के हों, पर उनमें से कई शेयर्स का ऐसा पोर्शन होता है जो रेगुलरली मार्केट में ट्रेड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे प्रमोटर की होल्डिंग। आमतौर पे कंपनीज में 100 शेयर्स अगर मान लेते हैं टोटल है, उसमें से 50 या 60 शेयर्स अगर प्रमोटर के पास में, तो आप ये मान के तो बैठ ही सकते हो कि प्रमोटर कोई रोज लेवा बेची नहीं करेगा, क्योंकि रोज लेवा बेची करेगा तो सेबी वाला तो उनको नोटिस डाल देगा। सो प्रमोटर का जो स्टेक है वो मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं होता। सो इट्स 50-60% के तो चांस ऐसे हैं जहां पे कोई भी ट्रेडिंग होगी ही नहीं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कोई बहुत ज्यादा लेवा बेची नहीं करते। ऐसे में घूम फिर के ये कहा जा सकता है कि जो पब्लिक के पास में शेयर्स हैं वही शेयर्स मोटा मोटी ट्रेड होते होंगे मार्केट में। हाउएवर दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रू। अगर मैं बात करूं यहां पे आपको नंबर्स की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जितने भी शेयर्स हैं ओवरऑल ट्रेडेड, उसमें से ऑन एन एवरेज पिछले एक साल में सिर्फ 0.27% स्टेक हर रोज लेवा बेची होता है, समझ रहे? सो दैट आई थिंक ये फ्री फ्लोट तो नहीं है, पर फिर भी इतना ही इसमें वॉल्यूम है। तो अगर कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं तो 1000 में से 3 से भी कम शेयर्स ऑन एन एवरेज यहां पे ट्रेड होते हैं मार्केट में हर रोज के तौर पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी लेकिन शेयर्स बहुत कम ट्रेड होते हैं ऑन एन यूजुअल। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब आप फ्री फ्लोट कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज देखते हो। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पे बन सकता है रुचि सोया। रुचि सोया एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगभग 99% स्टेक प्रमोटर्स के पास में है और 1 से भी कम परसेंट का स्टेक पब्लिक के पास में। ये स्टॉक पिछले एक साल में दनादन सर्किट पे सर्किट मारा, सबसे पहले अपर और बाद में लोअर। ऐसे सर्किट्स में कई लोग फंसे। रुचि सोया में कई लोगों ने अपने पैसे बर्बाद किए, कई लोगों ने पैसे बनाए भी हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज अगर फ्री फ्लोट किसी भी कंपनी में कम होता है तो वैसी कंपनियों में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है और ट्रेड्स भी आप नहीं कर पाते हो। लिक्विडिटी का प्रेशर आता है, लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। सो कई बार आपकी पोजीशन बनती है एंड यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ इट। ये सेम चीज मेरे साथ मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो जीएमएम फॉडलर में हुआ है, बट सिंस जीएमएम फॉडलर इज अ गुड कंपनी आई एम स्टिकिंग ऑन टू इट। एंड इसके अलावा कंपनी के एकदम रीसेंट पास्ट में कंपनी के फ्री फ्लोट में काफी अच्छा यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। सो आई थिंक नाउ द कंपनी इज अ लिटिल बिट सेफर देन प्रीवियस एनालिसिस। तो उस मायने में जीएमएम फॉडलर पे बैठा रहा जा सकता है, और ऊपर से सर लॉस भी बहुत ज्यादा है, सो थोड़ा वेट करके यहाँ पे लॉसेस कम किए जा रहे हैं। ये मेरी एक्चुअल पर्सनल राय है विद रिस्पेक्ट टू जीएमएम फॉडलर।
बट वहीं पे अगर मैं और कंपनियों के नाम लूं तो यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रीन्स, ये सब भी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे जो ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम है वो काफी कम है सर। रुचि सोया में तो इट्स 0.01%, आलोक इंडस्ट्रीज में 0.15% एंड अडानी में 0.10%, यानी कि इनमें बहुत कम कम शेयर्स ऑन एन एवरेज रोज ट्रेड होते हैं एंड दैट इज द पॉसिबल रीजन व्हाई दीज कंपनीज हिट upper circuit or lower circuit so many times. Because I think I last did an analysis on I think Adani Greens, and Adani Greens has recorded 74 circuits in the last 1 year. एक साल में 74 circuits लगे इस शेयर में, and that basically speaks कि इस शेयर में कितना ज्यादा volatility का गेम है और liquidity का कितना बड़ा इशू है. And that is what I am trying to teach you today. देखिए फ्री फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये जरूर देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बट 75% जो कि सेबी की तरफ से गाइडलाइन है उससे ज्यादा होना एक्चुअल में कंपनी के लिए खराब है, क्योंकि 75 से ज्यादा होने का मतलब यह है कि मैक्सिमम शेयर्स आर नॉट अवेलेबल फ्रीली इन द मार्केट, तो फ्री फ्लोट कम है, लिक्विडिटी कम है एंड उसके वजह से सर्किट्स लग सकते हैं ऐसी कंपनियों में. सो ये चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम होना भी खराब है. पब्लिक होल्डिंग ऑफ 20% और समवेयर नियर देयर इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है और वैसी चीज को आप जरूर देखें. देखिए लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसना, आई थिंक यही एक बहुत बड़ा लेसन है और यही मैं इनडायरेक्टली आपको समझाना चाह रहा हूं बाय वे ऑफ टीचिंग यू फ्री फ्लोट. सो बचे हमेशा लोअर सर्किट से, फ्री फ्लोट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें. दैट इज व्हाट वी शुड लर्न एज एन इन्वेस्टर. इसके अलावा अगले वीडियो में हम बात करेंगे और खुल करके कि पोर्टफोलियो में हमारे हुआ क्या एक हफ्ते में. इसके अलावा रिलायंस का क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे. आईटीसी भी बहुत तेज हो रहा है, उसके ऊपर में भी शायद और चर्चा करेंगे. बट एवरीथिंग विल बी लेफ्ट ऑन फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड विच विल बी एपिसोड नंबर 5 कमिंग ऑन 29th of November. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी एनालिसिस समझ में आई होगी और पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस से अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे वो सब बताएं. साथ ही साथ एक नई चीज की शुरुआत हम कर सकते हैं कि आप सभी अगर कमेंट में अपने पसंदीदा शेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें अभी एंट्री पॉइंट बनता है कि नहीं बनता, तो मैं आपको डिटेल्ड, जी हां डिटेल्ड आपको मेंशन बताऊंगा. ऑब्वियसली मैं हर दिन 5 स्टॉक्स के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ये बात कंप्लीट कर पाऊंगा. सो जो फास्टेस्ट 5 कमेंट्स आएंगे उन पे जरूर से मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट उस वक्त क्या बन रहा है. सो उन चीजों को भी हम कवर अप करेंगे सो दैट कम्युनिटी में हमारे जो इंटरेक्शन है वो और बढ़े, एंगेजमेंट और बढ़े. सो विद दैट कीपिंग इन माइंड, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए. सो दैट्स इट. आई लीव यू विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तरक्की करें और सेहत का ध्यान रखें. दैट्स इट. सी यू देन. बाय बाय.